इसी प्रकार एक और आंदोलन आता है जिसका जो घनवाद है, घनवादी जो चित्रकला है उसका दूसरा चरण हम मान सकते हैं, जिसको सिंथेटिक क्यूबिज्म कहते हैं। सिंथेटिक जो है, विश्लेषणात्मक जो क्यूबिज्म है उससे थोड़ा सा अलग है, जिसका संश्लेषण कर दिया गया हो वो सिंथेटिक क्यूबिज्म के रूप में जाना गया है। तो हम देखते हैं कि जो 1907 से लेकर 1911 के बीच में बड़ी जद्दोजहद थी, और इस बीच में यह आंदोलन एक कट्टरता लिए हुए जब उत्पन्न हुआ था, तो उसके बाद में 1919 तक यह आंदोलन बहुत चरम पर आ गया था, जिसका नाम था सिंथेटिक क्यूबिज्म। और ये एक तरफ सिंथेटिक क्यूबिज्म था और दूसरी तरफ अति यथार्थवाद, दादावाद अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए प्रयत्नरत थे, ऐसा हम मान सकते हैं। हम घनवाद के शुरुआती दौर की बात करते हैं तो जॉर्ज बराक और पिकासो ये दोनों अच्छे मित्र भी थे। तो जाहिर है कि इन दोनों ने ही मिलकर घनवाद को एक दिशा दी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा एक उदाहरण मिलता है कि कलाकार एक स्थान पर मिलते थे और मिलकर अपने जो भी कला संबंधित जो विचार थे वो एक दूसरे से साझा करते थे। तो पिकासो और बराक भी एक स्टूडियो में बैठकर इस आंदोलन के बारे में अपना काम करते थे। और एक और है हान ग्रीन, ये भी एक महत्वपूर्ण चित्रकार हुए थे, जिन्होंने जो सेकंड फेज इसका रहा उसके अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जो घनवादी जो चित्रकार हैं, उन्होंने वस्तुओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि एक तरह से उनको तोड़ना, और तोड़ने के पश्चात जो एक नया विजन जो हमारे सामने आता है उस चीज को प्रस्तुत किया। जैसे कि हमने एक एप्पल का चित्र बनाना है, तो एप्पल को हमने सामने रखा और उसको हूबहू उसकी आकृति बना दी, या तो 3D बनाएंगे या 2D बनाएंगे। परंतु अगर हमने उसमें एक नया दृष्टिकोण देखना है, जैसा कि जो क्यूबिज्म के सेकंड फेज में हमने सिंथेटिक क्यूबिज्म में हम देख सकते हैं कि जो कला है उसमें एक नजरिया नया आ जाए। जैसे कि उस जो सेब की बात की जा रही है, सेब को चाकू से कट करने के पश्चात उसके अंदर का हिस्सा भी दिख जाना, या फिर जिस टेबल पे वो सेब रखा है उस सेब के जहाँ से वह जो एप्पल है वो टेबल को टच कर रहा है, या उसका पार्श्व भाग है जो कलाकार को नहीं दिख रहा है, उस चीज को भी वो अलग तरीके से लेकर उसका विश्लेषण और संश्लेषण करके उसको पृथक करके उसको नए दृष्टिकोण से अलग संदर्भ में हमको प्रस्तुत करना, यह संश्लेषणात्मक घनवाद की एक विशेषता रही। यह तो एक उदाहरण था, पर इस प्रकार के चित्रों में एक नया दृष्टिकोण और एक नया प्रतिनिधित्व कर्ता के रूप में इन कलाकारों को देखा जा सकता है, जिसमें जो कलाकार थे उन्होंने अपने जो चित्र हैं, चित्र के हिस्सों को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि एक नया संदर्भ हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, जिसमें हमने गहराई को खत्म कर दिया है, हमने उसमें सुसंगतता को खत्म कर दिया है। जिस प्रकार से आपने एक विधा आपने पढ़ी होगी, रेंडरिंग। रेंडरिंग इसी प्रकार का एक आकार सामंजस्य है जिस प्रकार का यहाँ पे हमको क्यूबिज्म में देखने को मिलता है, जिसमें हम अस्पष्ट स्थान को खास बना देते हैं। क्योंकि इससे पूर्व हमने देखा है कि हमारे जो चित्रों के विषय हैं वो बड़े विशद थे, कि
मानवाकृति बनानी है, राजा को बनाना है, रानी को बनाना है, या कोई विशेष जो पर्सनैलिटी है उसको बनाना है। उसके अलावा जो लैंडस्केप है, सीस्केप है, उसमें भी किसी विशेष वस्तु या विशेष चीज को एम्फेसिस करना है। परंतु यहाँ पे अवधारणा एकदम बदल जाती है। यहाँ पर छोटी से छोटी पिन और छोटे से छोटा नाइफ ले लो, या फिर एक ऐसी वस्तु जो हम जिसको गौण मानते हैं, नगण्य मानते हैं, उस चीज को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है।